प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनीश। विघन हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयम देवम, वंदे तिहुवनिंद परिपूज्यम। वोच्चम मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, काव्य को सुख कर। यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के अंतर्गत स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित, इसके अंतर्गत यहाँ हमारी चर्चा लोकानुप्रेक्षा की चल रही है और लोक का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। लोक है षड द्रव्यात्मक, तो 6 द्रव्यों के स्वरूप के आधार पे लोक का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। और उसके लिए पहले यहाँ अलौकिक गणित की चर्चा हमने की थी। उसमें से प्रतरांगुल किसे कहते हैं? प्रतरांगुल किसे कहते हैं? सूच्यांगुल का स्क्वायर। हाँ, सूच्यंगुल के वर्ग को, यानी सूच्यंगुल गुणा सूच्यंगुल, उसको प्रतरांगुल कहते हैं। घनांगुल किसे कहते हैं? सूच्यांगुल के वर्ग को घनांगुल। सूच्यंगुल के वर्ग को तो प्रतरांगुल कहते हैं। अभी घनांगुल पूछा था। मतलब मोटाई भी साथ में हो, लंबाई चौड़ाई और मोटाई जिसमें तो साथ उसको में वर्ग बोलेंगे क्या? वर्ग को तो प्रतरांगुल कह रहे हैं ना। सूच्यंगुल का वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, तो घनांगुल किसको कहेंगे? बोलिए सुनीता आंटी। जगत घन। जगत घन। जगत घन बोलेंगे। सूच्यंगुल को जगत घन बोलेंगे क्या? नहीं, घनांगुल बोला ना आपने, घनांगुल किसे कहते हैं? हाँ, तो घनांगुल जैसे लंबाई x, चौड़ाई वो वाला आएगा क्या? लंबाई x और चौड़ा। सूच्यांगुल के क्यूब को लंबाई चौड़ाई और मोटाई। सूच्यंगुल के घन को, क्यूब को। सूच्यंगुल के वर्ग को तो प्रतरांगुल कह रहे हैं। सूच्यंगुल के घन को तो आप उसको शब्दों में नहीं बोल पा रहे। सूच्यंगुल गुणा सूच्यंगुल गुणा सूच्यंगुल। घन किसे कहते हैं? तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, वो घन की परिभाषा नहीं पूछ रहे यहाँ। घनांगुल किसे कहते हैं? तो सूच्यंगुल के घन को, यानी सूच्यंगुल गुणा सूच्यंगुल गुणा सूच्यंगुल, उसको बोलते हैं घनांगुल। और सूच्यंगुल गुणा सूच्यंगुल, इसको बोलते हैं प्रतरांगुल।
अभी सूच्य अंगुल किसे कहते हैं, कि ये शब्द वापस आने वाले हैं अब आगे। ये जो अपन पढ़ के आ गए हैं ना, ये पढ़ के छोड़ने के लिए नहीं थी, ये अब यूज में आने वाली है चीजें, तो इनको भूलना नहीं है। सूच्य अंगुल किसे कहते हैं? सिंगल लाइन जिसमें केवल लंबाई होती है, मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है। वो ठीक है, लेकिन कितना? सिंगल लाइन कितना? एक अंगुल प्रमाण लंबे और एक प्रदेश चौड़े। हाँ, एक प्रमाण अंगुल प्रमाण लंबे और एक और एक प्रदेश प्रदेश चौड़े, चौड़े, मतलब ऊंचे चौड़ाई तो कुछ है नहीं, केवल एक क्षेत्र अंगुल को प्रमाण लंबे जो आकाश का क्षेत्र है उसको एक सूच्य अंगुल कहते हैं। बढ़िया। जगत श्रेणी किसे कहते हैं? सात राज लंबी और एक प्रदेश चौड़ी लाइन और जगत लाइन श्रेणी नहीं, आकाश के प्रदेशों की पंक्ति। आकाश के प्रदेश की सात पंक्ति राजु को लंबी, एक प्रदेश चौड़ी, आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। जगत प्रतर किसे कहते हैं? जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर कहते हैं। जगत श्रेणी के वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, मतलब जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी वो कहलाता है जगत प्रतर। जगत घन किसे कहते हैं? जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी इज जगत श्रेणी के घन को जगत घन, इसका दूसरा नाम क्या है जगत घन का? लोक। लोक। बहुत बढ़िया। जगत घन का दूसरा नाम लोक है, पूरा लोक उसके अंतर्गत आ जाता है। चलिए, यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी, यहाँ जीव का भेद प्रभेद के अंतर्गत जीव समासों की चर्चा की, और जीव समासों की चर्चा के बाद में यहाँ पर उनकी पर्याप्ति और प्राणों की चर्चा भी अपन ने की थी। 5 प्राण किस जीव के होते हैं? 5 प्राण किस जीव के होते हैं? तीन इंद्रिय जीव को अपर्याप्त अवस्था में 5 प्राण होते हैं। बढ़िया। 3 इंद्रिय अपर्याप्त के कौन से होंगे 5 प्राण? इसमें 3 तो इंद्रियां हो जाएंगी, स्पर्शन रसना घ्राण और कायबल और आयु। बढ़िया। कायबल और आयु होगा ही, और इंद्रिय प्राण में से 3 इंद्रियां। इसके अलावा क्या किसी जीव के 5 प्राण हो सकते हैं? 3 इंद्रिय पर्याप्त के अलावा किसी जीव के 5 प्राण नहीं होते हैं। 4 प्राण किस जीव के होते हैं? एक इंद्रिय के 4 प्राण होते हैं। एक इंद्रिय कौन सा? पूरा जवाब नहीं, अभी पर्याप्त है अपर्याप्त ये सब पूरा बताना पड़ेगा। एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण होते हैं। ये एक इंद्रिय तो कौन सा, वही पूछ रहे ना, एक इंद्रिय पर्याप्त की अपर्याप्त? पर्याप्त के। एक इंद्रिय पर्याप्त के कौन कौन से 4 प्राण होंगे? एक तो काय, स्पर्शन इंद्रिय काय, और आयु और श्वासोच्छ्वास। और किसी के हो सकते हैं क्या 4 प्राण? एक इंद्रिय पर्याप्त के अलावा और किसी के हो सकते हैं क्या? बोली पद्मा जी। 2 इंद्रिय के हो सकते हैं। जवाब है 2 इंद्रिय 2 तरह के हैं। कौन से 2 इंद्रिय के हो सकते हैं? अपर्याप्त 2 इंद्रिय की, अपर्याप्त 2 2 इंद्रिय पर्याप्त की अपर्याप्त? पूरा जवाब एक ही बार में पूरा जवाब दीजिए। 2 इंद्रिय अपर्याप्त के कौन से 4 प्राण हो सकते हैं? कौन से 4 प्राण हो सकते हैं? यही वाले एक इंद्रिय आयु श्वासोच्छ्वास और कायबल के। स्पर्श इंद्रिय, हाँ, आयु और श्वासोच्छ्वास। तो ये तो 3 हुए ना, स्पर्श इंद्रिय आयु और श्वासोच्छ्वास, 3 ही प्राण हुए। वो स्पर्श
स्पर्श रसना आयु और श्वासोश्वास। हाँ, 2 इंद्रिय अपर्याप्त के श्वासोश्वास हो जाएगी। अपर्याप्त जीव के श्वासोश्वास प्राण होता है क्या? आशा आंटी बोलिए, 4 प्राण और किसके हो सकते हैं? 2 इंद्रिय अपर्याप्त के तो बताइए, और इसके अलावा भी और बताने। नहीं, 2 इंद्रिय अपर्याप्त के होंगे तो कौन से 4 प्राण होंगे? इनका तो अभी सही नहीं आया ना। अच्छा, एक तो स्पर्शन, एक रसना, 2 तो इंद्री, हम्म, आयु बल, आयु बल नहीं कायबल, होता, आयु तो आयु ही है, बल तो वचन का है। आयु प्राण और हम्म, आयु प्राण और कायबल। कायबल। श्वासोश्वास प्राण होगा क्या 2 इंद्रिय अपर्याप्त के? नहीं नहीं। नहीं होगा, ठीक है ना। तो वहां अपर्याप्त दशा में होंगे 2 इंद्रियां और कायबल और आयु, ठीक है। क्या किसी जीव के 3 प्राण हो सकते हैं? 3 प्राण किसी जीव के हो सकते हैं? बोलिए अर्चना जी। हाँ, एक इंद्रिय जीव को अपर्याप्त अवस्था में 3 प्राण हो सकते हैं। एक उसको इंद्रिय अपर्याप्त, हाँ, एक इंद्रिय होगी, कायबल होगा और आयु होगी, 3 हो गए। एक स्पर्शन इंद्रिय, कायबल और आयु, ठीक है। किसी जीव यानी सभी जीवों के मिला के कम से कम कितने प्राण, कम से कम हो तो कितने प्राण होंगे और अधिक से अधिक होंगे तो कितने प्राण होंगे? कम से कम होंगे तो कितने प्राण और अधिक से अधिक होंगे तो कितने प्राण? बोलो पार्वती। कम से कम होंगे तो एक इंद्रिय अपर्याप्तक को होंगे, 3 प्राण होंगे, स्पर्शन, आयु और कायबल। और अधिक से अधिक यानी पंचेंद्रिय प्राप्तक के होंगे, 5 इंद्रियां, 3 आयु, श्वासोश्वास और वचन बल, मनोबल और कायबल। 3 बढ़िया, 10 प्राण, बढ़िया। कम से कम एक इंद्रिय पर्याप्त को 3 प्राण और अधिक से अधिक होंगे तो पूरे 10 के 10 प्राण संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक को होंगे। इस तरह से ये प्राण की चर्चा हुई थी। इसके बाद ये हमने चर्चा प्रारंभ की थी। अब जीवों के स्थान बता रहे थे कि जीव रहते कहाँ हैं। जो हमने जीव समास में जीवों के इतने भेद प्रभेद देखे, तो उनमें से प्रमुख रूप से तो सबसे पहले हम विकलेंद्रिय जीवों के स्थान को यहाँ 142वीं गाथा में हमने देखा था कि विकलेंद्रिय जीव हैं वो कहाँ रहते हैं। बताएंगे आप लोग? गाथा हमने पढ़ ली थी। विकलेंद्रिय जीव कहाँ रहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? बोले रेणु जी। रसनाड़ी में। रसनाड़ी में तो सभी पाए ही जाएंगे। विकलेंद्रिय जीव कहाँ पाए जाते हैं? गाथा में पढ़ा था अपन ने। बोलिए प्रेमिता जी। विकलेंद्रीय जीव मध्यलोक में मध्यलोक की कर्म भूमि पाए जाते हैं। बढ़िया। विकलेंद्रिय जीव केवल कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं, इसके अलावा नहीं पाए जाते। और कर्म भूमि कहाँ होती है? स्वर्ग में होती है क्या? नरक में होती है क्या? तो स्वर्ग नरक तो माइनस हो ही गए। मध्यलोक में होती है। मध्यलोक में भी कर्म भूमि कहाँ होती है? तो मध्यलोक का भी कितना एरिया माइनस हो गया। तो कर्म भूमि मध्यलोक में कहाँ पाई जाती है, ये बताना है। बोलिए सुमन जी। 2.5 द्वीप में। 2.5 द्वीप में। आप थे नहीं ना पिछली क्लास में। बोलिए मीनू दीदी। 2.5 द्वीप और स्वयंभू रमण क्षेत्र जो मध्यलोक का अंतिम द्वीप है, बस अंतिम द्वीप और अंतिम सागर। तो पूरा बताइए, पूरा बताइए कहाँ पाई जाती है कर्म भूमि, कहाँ पाई जाती स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप। स्वयंभू रमण द्वीप पूरा और स्वयंभू रमण समुद्र पूरा और आधा द्वीप पूरा आधा। तो फिर और आपने 2.5 द्वीप कर्म भूमि 2.5 द्वीप में। 2.5 द्वीप और उधर स्वयंभू रमण द्वीप पूरा और स्वयंभू रमण समुद्र पूरा, ये हो गए ना। 2.5 द्वीप तो ये और 1 द्वीप समुद्र वो, ऐसा है।
बोलिए मीना जी। स्वयंभू रमन में भी तो वो बीच में वो है तो आप बताइए ना पूरा आपने आधे। बोलिए मीना चाची। आधा स्वयंभू रमन द्वीप होगा और दूसरा समुद्र होगा, स्वयंभू रमन समुद्र ऐसा। हाँ, कर्म भूमि कहाँ पाई जाती है कि ढाई द्वीप में भी कुछ एरिया में वो भी अलग है, और स्वयंभू रमन द्वीप आधा आधा स्वयंभू रमन द्वीप और स्वयंभू रमन समुद्र पूरा। अब ढाई द्वीप, क्या पूरा ढाई द्वीप ही कर्म भूमि है? क्या पूरा ढाई द्वीप ही कर्म भूमि है? बोले नीता जी। हाँ, भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र। भरत ऐरावत पूरा हमेशा कर्म भूमि रहता है? नहीं नहीं, काल परिवर्तन होता है उसमें, तो चौथे काल से होता है शुरू। हाँ, कर्म बढ़िया। भूमि। यानी हमेशा कर्म भूमि कहाँ रहती है? तो हमेशा कर्म भूमि तो विदेह क्षेत्र में, ढाई द्वीप में जो विदेह हैं, 5 विदेह क्षेत्र, वहां हमेशा कर्म भूमि रहती है। इसके अलावा भरत और ऐरावत क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता रहता है। तो प्रथम 3 कालों में, अवसर्पिणी के प्रथम 3 कालों में तो भोग भूमि है, उसके बाद चौथे 5वें काल में, छठे को भी वैसे कर्म भूमि, मतलब वो भोग भूमि नहीं है, इस अपेक्षा से उसको कर्म भूमि में गिन लेते हैं, लेकिन वो तो छठा काल तो बेकार ही है। बेकार मतलब किसी तरह से, क्योंकि कर्म भूमि किसे कहते हैं? पहले देखिए, कर्म भूमि किसे कहते हैं? बोलो पारुल, कर्म भूमि किसे कहते हैं? जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और सारे 6 कार्य करने पड़ते हैं, मतलब जो आवश्यक कार्य है वो सब करते हैं। अगर कर्म भूमि किसे कहते हैं कि जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, ये परिभाषा बनाई जाए, तो क्या ये परिभाषा निर्दोष है? अब खुद ही मना कर रहे हो। कौन सा दोष आएगा? अति व्याप्ति, अव्याप्ति की असंभव। अति व्याप्ति। अति व्याप्ति क्यों? क्योंकि भोग भूमि में भी सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया जा सकता है, स्वर्ग में, नरक में भी किया जा सकता है। जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त किया जा सकता है उसे कर्म भूमि कहते हैं। तो चारों गतियां सब जगह ही, सम्यक दर्शन का क्षेत्र से तो कोई संबंध है नहीं कि क्षेत्र में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जहाँ देखो है, तो जहाँ धर्म रूपी, जहाँ कर्म नष्ट करने का काम किया जा सकता है, कर्म नष्ट करने का काम मतलब कि जहां से मोक्ष जाया जा सकता है, जहाँ मोक्ष का पुरुषार्थ किया जा सकता है, उसे कर्म भूमि कहते हैं। ऐसा अपन कहें तो फिर भी चले, लेकिन प्रमुखता यह है कि जहाँ पर षट कर्म किए जाते हैं, जहाँ अब आजीविका के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ काम किए जाते हैं, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प इस तरह के, वो कर्म भूमि कहलाती है। और जहाँ से चौथे काल की मुख्यता से बात करते हैं, जहाँ पे कर्म नष्ट करने का कार्य जहाँ पर किया जा सकता है, जीव मोक्ष मार्ग में कुछ आगे बढ़ सकते हैं, उस जगह को कर्म भूमि कहते हैं। तो ये जो विकलेतर जीव हैं, ये कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं। भोग भूमि की व्यवस्था कुछ अलग होती है। भोग भूमि क्या है? मतलब कर्म भूमि और भोग भूमि थोड़ा सा जिन लोगों को मतलब समझ लो पहले का पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए कि भोग भूमि क्या होती है कि भोग भूमि में भोगों की प्रधानता होती है। जहाँ भोग अधिक होते हैं और भोगों की इतनी प्रधानता है, काम कुछ करना ही नहीं पड़ता, कुछ काम नहीं करना पड़ता, हर चीज कल्प वृक्षों के माध्यम से, 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वहां होते हैं। तो जो भी सामग्री चाहिए वो कल्प वृक्ष के नीचे जाके मांगो कि हे कल्प वृक्ष ये दे दो, तो वो दे देता है। ये मतलब जिस जाति के कल्प वृक्ष होंगे, तो वो कल्प वृक्षों से ही सब सामग्री सहज प्राप्त हो जाती है। और जहाँ सारी व्यवस्थाएं जहाँ की अलग अलग हैं। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ सदा काल भोग भूमि रहती है, और यहाँ भरत और ऐरावत क्षेत्रों में, ढाई द्वीप में जो भरत और ऐरावत क्षेत्र हैं, वहां पर काल परिवर्तन होता है। ढाई द्वीप के भरत ऐरावत क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता है। 6 काल की व्यवस्था होती है। अवसर्पणी के 6 काल और उत्सर्पणी के 6 काल। तो अवसर्पणी का पहला काल होता है सुखमा सुखमा, दूसरा काल होता है सुखमा, तीसरा है सुखमा दुखमा, कहीं कहीं सुषमा वर्ड भी मिलते हैं, वो नामांतरी हैं। तो पहला सुषमा सुषमा या सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा,
चौथा है दुखमा सुखमा, पांचवा है दुखमा और छठा है दुखमा दुखमा। इस तरह के ये 6 काल अवसर्पणी। अवसर्पणी मतलब गिरते हुए क्रम में। पहले बहुत सुख था, डबल सुख, सुखमा सुखमा, उसके बाद में सिंगल सुख रह गया सुखमा, उसके बाद में सुखमा दुखमा, यानी प्रारंभ में सुख था, फिर अंत में आते आते कुछ कुछ दुख भी चालू हो गया। सुख, यहाँ सुख दुख का मतलब है इंद्रिय सुख दुख से ही है। यहाँ जो सुखमा दुखमा और सुख दुख शब्द काम में लिए जा रहे हैं, वह इंद्रिय विषय भोगों वाले सुख की ही दुख की बात है। तो चौथे काल का नाम है दुखमा सुखमा, यानी दुख भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ मोक्ष मार्ग का काम हो सकता है, मोक्ष जाया जा सकता है, इसलिए उसको सुखमा भी कहा। दुखमा सुखमा चतुर्थ काल। और पांचवा है दुखमा, जहाँ दुखी है, सुख का तो अब नाम भी नहीं है, वो दुखमा काल पंचम। और छठा काल है दुखमा दुखमा, जहाँ दुख है और दुख नहीं, दुखी दुख भरे हुए हैं, दुख के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा छठा काल। तो ये गिरते हुए क्रम में है, तो अवसर्पिणी काल है। तो यहाँ अकेला ये तो व्यवस्था सुख दुख के आधार पे बताई। यहाँ जीवों की आयु भी घटते क्रम में होती है, शरीर की ऊंचाई भी घटते क्रम में होती है, यहाँ तक कि जीवों के परिणामों की विशुद्धि भी घटते क्रम में होती है। जीवों के परिणाम भी ये काल के हिसाब से कंपैरेटिवली कम विशुद्ध होते जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो इनके समझ लो शरीर की क्षमता है, क्षमता मतलब जैसे भोज आहार लेने की प्रवृत्ति है, तो जैसे जैसे काल बीतता जाता है अवसर्पणी काल, तो बार बार में अधिक अधिक भोजन करना पड़ता है, फिर भी शक्ति हीन कम कम होती जाती है। इस तरह की परिस्थितियां जो होती है वो अवसर्पिणी काल कहलाता है, जहाँ पर जीवों की आयु, बुद्धि, शारीरिक क्षमता, शरीर की शक्ति, ये सब घटते हुए क्रम में होती है, वो अवसर्पिणी काल कहलाता है। और जहाँ जीवों की आयु, शरीर की ऊंचाई, शरीर की शक्ति, बुद्धि, बल, परिणाम वो चढ़ते हुए क्रम में होते हैं, बढ़ते जाते हैं, वो उत्सर्पिणी काल कहलाता है। तो उत्सर्पणी काल फिर कैसे प्रारंभ होगा कि वो दुखमा दुखमा, वो पहला, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर सुखमा और सुखमा सुखमा। इस तरह से ये उत्सर्पणी काल के 6, तो ये काल होते हैं, 6 काल होते हैं। तो ये कालों का परिवर्तन, अब ये काल कितने कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं। सुखमा सुखमा जो अवसर्पणी की चर्चा अपन करेंगे, तो उसी को उत्सर्पणी में समझ लेना, क्योंकि अभी अवसर्पणी काल चल रहा है। अभी अपने वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। तो अपना जो चल रहा है उसकी प्रमुखता से अपन बात करते हैं, और अवसर्पणी में भी 5वां दुखमा काल चल रहा है। तो जो पहला सुखमा सुखमा काल है अवसर्पणी का, वो होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का। 4 कोड़ा कोड़ी सागर। अब सागर पता है अपने को, एक सागर कितना बड़ा होता है, एक सागर कितना बड़ा होता है। अभी कुछ चीजें तो आप लोगों को याद होनी चाहिए, सभी को लगभग। ऐसा बताएंगे आप, एक सागर कितना बड़ा होता है। असंख्यात व्यवहार पल्य। कितने? असंख्यात व्यवहार पल्य। नहीं, असंख्यात नहीं है, संख्यात पल्ले ही होते हैं एक सागर में। बोलिए पूर्णिमा आंटी। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक व्यवहार सागर। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर। सागर मतलब अद्धा सागर से ही लेते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी, तो 10 कोड़ा कोड़ी संख्यात ही है, असंख्यात नहीं है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लियों का एक सागर होता है। अब कितने सागर का है, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। अभी आप लिख के देखो, लिखना पारुल। 4 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी मतलब 4 करोड़ गुणा 1 करोड़ गुणा सागर। 4 कोड़ा कोड़ी सागर का मतलब क्या है, 4 करोड़ गुणा 1 करोड़ गुणा सागर। ये ऊपर लिखा,
बोलिए सेजल। आवाज नहीं समझ आ रही है आपकी। बोल रहे कि जो बोल रहे कि सुषमा चार का हमको याद है कि उसके बाद सुषमा में 2 सागर है। ठीक है, आपकी आवाज कुछ अच्छे से नहीं आ पा रही है, मेरा यहाँ शोर हो रहा है। ठीक है, बढ़िया। देखिए क्या 4 करोड़ करोड़ में कितनी जीरो होती है? ये करोड़, ठीक है। 8 जीरो, 4 करोड़ नहीं, 1 जीरो कम करेंगे, ये 4 करोड़, फिर गुणा 1 करोड़, फिर गुणा ये 4 कोड़ा कोड़ी हुआ है ना। अब है एक सागर करना है, सागर। तो सागर में कितने पल्ले हैं? 10 करोड़ गुणा 1 करोड़ और पल्ले। समझ में आ रही है आपको कितना बड़ा टाइम है? मैं ये क्यों दिखा रही हूँ? हम बोल देते 4 कोड़ा कोड़ी सागर, ये 4 करोड़ गुना 1 करोड़, ये तो हुआ 4 कोड़ा कोड़ी। ये मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, सारे जीरो आपको आगे लिखते जाने, एक के आगे एक। तो 4 के आगे अभी देख लेना, अभी मीनू दीदी हैं और ये अंकल हैं सूरत वाले, बराबर मैथ्स में चेक कर लीजिएगा, जीरो वीरो आगे पीछे नहीं हो जाए। तो ये 7 जीरो इधर और 7 जीरो इधर, 14 जीरो 4 के आगे। इसके बाद में 10 कोड़ा कोड़ी की 14 जीरो और 4 के आगे 28 जीरो, 4 के आगे 28 जीरो और फिर पल्ले और रह गया। अभी पल्ले की वैल्यू खोलो। हाँ भाई, कोई जीरो कम ज्यादा हो तो बता दीजिए अंकल। 29 जीरो आएंगे। 29 10 आएंगे। कोड़ा कोड़ी में 8 जीरो है ना। किसमें? 10 कोड़ा कोड़ी में 8 जीरो है। अच्छा हाँ, 10 में 8 है, बढ़िया। हाँ ये 10 है ना, ये ठीक है। 29 जीरो आएंगे। यहाँ 10 है ना, तो ये 8 जीरो है। तो 4 के आगे 29 जीरो और फिर पल्ले। और पल्ले कितना बड़ा है कि वो 100 साल में एक बार निकालना है। वो तो व्यवहार पल्ले था, उसका असंख्यात गुना उद्धार पल्ले था, उसका असंख्यात गुना वाला ये वाला पल्ले है। कितना बड़ा है? एक पहला काल सुखमा सुखमा, इतने पल्ले। 4 के आगे 29 जीरो, उसको क्या पढ़ पाएंगे हम, इसलिए 4 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 4 कोड़ा कोड़ी और फिर ये उसके आगे 10 कोड़ा कोड़ी और, तो इतने पल्ले। इतना बड़ा ये पहला काल है, वो सुखमा सुखमा। उस समय उत्तम भोग भूमि होती है। ये थोड़ी सी भाव भासना के लिए ये हमने, बाकी कोई गणित का प्रयोजन नहीं है, लेकिन अपने को टाइम पीरियड भी ख्याल में है कि कितना बड़ा काल है, इसके लिए। बोलिए भाई साहब। आर्य खंड में काल परिवर्तन होता, मलेच्छ खंड में नहीं होता है। तो क्या मलेच्छ खंड में भोग भूमि होती है? नहीं नहीं, अभी करते हैं वो चर्चा, अभी कर रहे हैं। मैम 4 कोड़ा कोड़ी सागर का एक सुखमा सुखमा काल होता, फिर उसमें 10 और क्यों जोड़ा पल्ले को? सागर, एक सागर, अपन ने सागर नहीं लिखा, पल्ले लिखा है। तो एक सागर कितना बड़ा होता है? यहाँ लिखना था अपने को 4 कोड़ा कोड़ी सागर, 4 कोड़ा कोड़ी सागर, ये लिखना है। तो मैथ्स, थोड़ी बहुत मैथ्स ध्यान होगी, पढ़ते थे। तो 4 की जगह तो 4 लिख लिया, कोड़ा कोड़ी की अपन ने जीरो लगा दी। अब सागर की वैल्यू को खोलते हैं। जैसे कहीं ऐसे लिखा होता है ना वर्ष,
तो वर्ष के अपन क्या करते हैं, फिर महीने बना देते हैं, तो 12 से गुणा कर देते हैं उसको। कहीं मान लो लिखा है 2 घंटे, तो 2 घंटे को अपन क्या करते हैं, 2 गुना 60 कर देते हैं, तो मिनट बना देते हैं उसके 120 मिनट, ऐसा करते हैं। तो ऐसे ही हमने सागर के पल्ले बना दिए। तो एक सागर में कितने पल्ले हैं, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले हैं। तो अब पल्ले को खोलने के लिए अपने पास संख्या नहीं है, वो असंख्यात की, इसलिए अपन पल्ले को नहीं खोल पा रहे, नहीं पल्ले को भी खोल दें तो असंख्यात वर्ष उसके आगे और गुणा कर लें। इसको हमने फैलाया है, भाव भाषण के लिए फैलाया है। जैसे अपने को 2 मिनट बोलने में ऐसे कोई नहीं लगता, और अपन 120 सेकंड बोलो तो थोड़ा सा अपने को टाइम ख्याल में आता है, ऐसा। तो ये जो पहला काल है सुखमा सुखमा, ये 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है। दूसरा जो काल है सुखमा, वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है। तीसरा काल है सुखमा दुखमा, वो 1 कोड़ा कोड़ी नहीं 2 कोड़ा कोड़ी सागर का है। ठीक है, 4 3 2 कितने हो गए, 4 और 3 7 और 2 9 सागर पूरे हो गए, 9 कोड़ा कोड़ी सागर पूरे हो गए। टोटल जो एक अवसर्पणी काल है वो है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। एक पूरा का पूरा अवसर्पणी काल जिसमें 6 काल हैं, 6 विभाजन हैं, वो पूरा होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। उसमें से 4 कोड़ा कोड़ी सागर का पहला, 3 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरा और 2 कोड़ा कोड़ी सागर का तीसरा। ये 3 काल में ही 9 कोड़ा कोड़ी सागर पूरे हो गए। अब बचा है 1 कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें बाकी के 3 काल होंगे। तो जो चौथा काल है वो है 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। 1 कोड़ा कोड़ी सागर बचा था, उसमें से 42,000 वर्ष माइनस कर दो, तो जितने वर्ष आएंगे वो भी सागरों में ही है, सागरों में नहीं मतलब 1 कोड़ा कोड़ी सागर में 42,000 वर्ष कम, सागरों ही आएंगे पर 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम आएंगे। तो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का है चौथा काल, अवसर्पणी का चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। अब हमारे पास कितने बचे हैं, केवल 42,000 वर्ष, और काल कितने बचे हैं, 5वां और छठा। तो 5वां काल 21,000 वर्ष का और छठा काल भी 21,000 वर्ष का। ऐसे करके 10 कोड़ा कोड़ी सागर का पूरा एक अवसर्पणी काल होता है। ठीक है, इसी तरह से 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी होता है, वही उतने टाइम का उसमें लगा लेना। तो यहाँ पर ये जो काल परिवर्तन होता है, ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में ये 6 काल अवसर्पणी के पूरे होते हैं, फिर उत्सर्पणी के होते हैं, फिर वापस अवसर्पणी के होते हैं। इस तरह से काल परिवर्तन होता रहता है। तो जो अवसर्पणी का पहला, दूसरा और तीसरा काल है, वहां पर भोग भूमि रहती है। हमें जब भी पहला, दूसरा, तीसरा काल आएगा अवसर्पणी का, तो वहां भोग भूमि की व्यवस्था होती है। और जो चौथा, पांचवा काल है, वहां कर्म भूमि, छठे को भी मान लो, तो 3 कालों में भोग भूमि और 3 कालों में, छठे काल में तो क्योंकि कर्म भूमि मतलब वहां कर्म भी नहीं होते, वहां तो मार काट हिंसा ऐसा ही है, तो उसको कर्म भूमि भी नहीं कहा जाता है। पर अब गिनना है तो किस में गिनेंगे, तो भोग भूमि में तो गिन नहीं सकते, ऐसा है। तो जो विकलेंद्रिय जीव है, अपनी तो बात ये चल रही थी विकलेंद्रिय जीव कहाँ होते हैं, कि विकलेंद्रिय जीव कर्म भूमि में होते हैं। ठीक है, तो जहां परमानेंटली कर्म भूमि है वहां विकलेंद्रिय जीव पाए जाएंगे, और जहां ऐसे बदल बदल के होती है, तो जब कर्म भूमि होती है तब वहां विकलेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो विदेह क्षेत्रों में हमेशा कर्म भूमि रहती है, और कर्म भूमि में भी कौन सा काल रहता है विदेह क्षेत्रों में, हमेशा ये जो चौथा काल है, चौथे काल वाली व्यवस्था हमेशा वहां बनी रहती है। चौथे काल की वो भी प्रारंभ की व्यवस्था। अभी अपन काल चक्र को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, काल के बारे में अपन जितना अपने को चाहिए उतना ही, वरना इसमें बातें बहुत है। और यदि हम तत्वार सूत्र में तीसरा अध्याय यदि हम चलाएंगे तो फिर वहां चर्चा करेंगे, नहीं तो पहले की भी है, पहले जब भी तत्वार सूत्र चला है तो उसमें ये चर्चाएं सब की हुई है, काफी लोगों ने सुना हुआ है। तो जो विदेह क्षेत्र है वहां हमेशा चौथा काल रहता है, यानी कर्म भूमि रहती है, वहां विकलेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। और भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जब जब ये
काल परिवर्तित होता है और चौथा और पांचवा काल, छठा काल आता है, तब यहाँ पर फिर ये विकलेंद्रीय जीव उत्पन्न होते हैं। तो पूरे के पूरे भरत और ऐरावत क्षेत्रों में क्या ये काल परिवर्तन होता रहता है हमेशा? तो पूरे के पूरे भरत ऐरावत क्षेत्रों में भी काल परिवर्तन नहीं होता। ये काल परिवर्तन भरत और ऐरावत क्षेत्र के केवल आर्य खंड में होता है। ये जो 6 काल का परिवर्तन है पूरे विश्व में मध्यलोक में से भी ढाई द्वीप में से भी भरत और ऐरावत क्षेत्रों में, और भरत और ऐरावत क्षेत्रों में भी केवल आर्य खंड में, क्योंकि इनके 6 खंड होते हैं, भरत क्षेत्र के और ऐरावत क्षेत्र के 6 भागों में विभाजन है। थोड़ा आप लोगों को रचना का ख्याल में है मेरे ख्याल से। तो भरत क्षेत्र के भी 6 खंड हैं और ऐरावत क्षेत्र के भी 6 खंड हैं। उन 6 खंडों में से 5 खंड तो है म्लेच्छ और 1 खंड है आर्य खंड। तो इनमें से केवल आर्य खंड में ही ये काल परिवर्तन होता है। तो फिर म्लेच्छ खंडों में क्या होता है? म्लेच्छ खंडों में क्या होता है? म्लेच्छ खंडों में भोग भूमि नहीं होती, क्योंकि पूरा जब ये क्षेत्र होता है तो जब कर्म भूमि बनती है तो पूरा भरत क्षेत्र कर्म भूमि रहता है। तो म्लेच्छ खंडों में भोग भूमि नहीं होती, और ये कर्म भूमि भोग भूमि की जो व्यवस्था है वो केवल आर्य खंड में ही होती है। तो फिर म्लेच्छ खंड में क्या व्यवस्था रहती है? म्लेच्छ खंड में हमेशा चौथे काल जैसी व्यवस्था रहती है। अवसर्पणी काल जब होता है तो अवसर्पणी काल में चौथे काल के प्रारंभ से लेके अंत तक की, वहां पे भी काल परिवर्तन होता है। फिर से बोलती हूँ, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा नया विषय हो सकता है। म्लेच्छ खंडों में प्रश्न क्या है? म्लेच्छ खंडों में काल परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? देखो, जिनको भी ये नहीं पता हो ना म्लेच्छ खंड क्या है, मैं ये समझ के चल रही हूँ क्योंकि काफी लोगों ने पहला सुना हुआ है, तो जिनके लिए भी ये नया शब्द है तो प्लीज रेज हैंड कर दें कि थोड़ा इसको समझा दो, तो मैं बता दूंगी। नहीं तो फिर क्या रिपीटेशन सा लगता है। तो आपको नहीं पता ललतेश जी? म्लेच्छ खंड नहीं मालूम? नहीं, थोड़ा थोड़ा मालूम है, पर पूरा एक बार समझा दीजिए। देखो, जो भरत क्षेत्र है वो 6 भागों में विभाजित है, इतना तो आपको पता है। ये भरत क्षेत्र, ये हिमवन पर्वत है, और ये इस तरह की धनुषाकार रचना ये भरत क्षेत्र की है। ऐसा तो ख्याल है जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र इस तरह का है, और यहाँ बीच में ये पद्म सरोवर है, इसमें से 2 नदियां गंगा और सिंधु ये निकलती हैं, और बीच में एक विजयार्ध नाम का पर्वत है। ये भरत क्षेत्र की रचना है, और यहाँ बाहर फिर लवण समुद्र है। तो भरत क्षेत्र इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 भागों में डिवाइड हो गया। बीच में है विजयार्ध पर्वत और 2 नदियां निकल रही हैं, तो पूरा क्षेत्र पूरा एक अखंड है भरत क्षेत्र वो, लेकिन 6 भागों में विभाजित हो गया है। तो ये जो 5 क्षेत्र हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 पार्ट्स हैं म्लेच्छ खंड। और ये दक्षिण साइड में बीच वाला, दक्षिण मतलब अपनी भाषा में बोले तो नीचे वाला, और इसको बोलते हैं दक्षिण। दक्षिण दिशा, भरत क्षेत्र में दक्षिण दिशा में जो बीच वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है आर्यखंड। तो ये जो काल का परिवर्तन है, 6 काल का परिवर्तन, ऐसी की ऐसी ही रचना ऐरावत क्षेत्र की है, सेम टू सेम। ऐरावत क्षेत्र में भी इसी तरह का एक आर्यखंड है। तो ये जो काल का परिवर्तन है, 6 काल का परिवर्तन, ये आर्यखंड में होता है। पहला काल, फिर दूसरा काल, फिर तीसरा काल, ये जो परिवर्तन होता है केवल आर्यखंड में होता है। ना तो विजयार्ध पर्वत पे ये परिवर्तन होता है, ना ये बाकी के 5 खंडों में इस तरह से पहला दूसरा तीसरा काल 6 काल का परिवर्तन नहीं होता। तो फिर क्या वहां बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता, या वहां भोग भूमि रहती है? ये प्रश्न है हमारे सामने। तो यहाँ पर भोग भूमि तो नहीं रहती। यहाँ जब भोग भूमि होती है तब भी वहां भोग भूमि नहीं होती। जब आर्यखंड में पहला काल चल रहा होता है, दूसरा काल चल रहा होता है, तीसरा काल चल रहा होता है, तो यहाँ भोग भूमि होती है। लेकिन म्लेच्छ खंडों में तो भोग भूमि कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो फिर म्लेच्छ खंडों में क्या होता है?
कि म्लेच्छ खंडों में हमेशा जब अवसर्पणी काल चल रहा होता है, यहाँ पर अवसर्पणी काल का परिवर्तन जब चल रहा होता है, तो म्लेच्छ खंडों में अवसर्पणी के चौथे काल के प्रारंभ से लेकर अंत तक की परिस्थिति चलती रहती है। प्रारंभ से अंत का मतलब क्या है, क्योंकि ये अभी वो काल का थोड़ा डिटेल में हम पढ़े तो समझ में आए। जिन लोगों को ज्यादा जिज्ञासा हो और नहीं पढ़ा हो तो संजीव जी की एक बुक है काल चक्र के नाम से, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, होगा तो मैं भी डाल दूंगी ग्रुप में। तो उसमें आप पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में 6 कालों के बारे में वहां वर्णन दिया गया है। तो जब यहाँ पर जो ये काल होते हैं, तो काल जब प्रारंभ होता है, पहला काल, तो प्रारंभ में चीजें उत्कृष्ट रूप से होती हैं। फिर जैसे जैसे डाउनफॉल होता है, काल बीतता जाता है, वैसे वैसे उसमें कुछ कुछ कमी आती जाती है। जैसे कि समझ लीजिए चौथा काल है, चौथे काल के प्रारंभ में जीवों की आयु होती है 1 कोटि पूर्व। हाइट होती है समझ लीजिए लगभग एक योजन, एक कोस की, चौथे काल के प्रारंभ में। फिर धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि तीसरे काल के की एक कोस क्या है, 3 कोस 2 कोस, तीसरे काल में 1 कोस की है, वहां से कम होती होती हाइट 1 कोस से कम होती है चौथे काल के प्रारंभ में। 500 धनुष, 525 धनुष चौथे काल के प्रारंभ में हाइट रहती है, 1 कोस की तीसरे काल में रहती है। तो जो जीवों की आयु है, समझ लो चौथे काल के प्रारंभ में स्टार्टिंग में आयु है 1 कोटि पूर्व, चौथे काल के प्रारंभ में, है ना, ये 1 कोटि पूर्व की आयु है। तो जब चौथे काल का एंड होता जाएगा, लास्ट में आते जाएंगे, तब इतनी 1 कोटि पूर्व की आयु नहीं रहेगी, तब आयु आते आते 120 वर्ष तक, मतलब कम 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 होती जाएगी। आप लोग अपने तीर्थंकरों का कभी देखेंगे चार्ट, कहीं कहीं मिलता है, मंदिरों में टंगा रहता है, तो तीर्थंकरों की आयु, हाइट ये देखेंगे, उनके समावशरण का प्रमाण, तो आपको घटते क्रम में दिखेगा। आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख पूर्व, फिर अजितनाथ भगवान की उनसे कम है, उनकी हाइट 500 धनुष, तो इनकी 450 धनुष, 450 धनुष, ऐसे 50-50 धनुष कम होती भी गई है। ऐसे ही समावशरण भी आधा आधा कोस, आधा आधा योजन कम कम होता गया है। तो ये घटते क्रम में है। तो जैसे ये घटते क्रम में जा रहा है, यानी चौथे काल के स्टार्टिंग में ये स्थिति है, एंड आते आते ये स्थिति हो गई। तो यहाँ म्लेच्छ खंडों में भी क्या होता है, काल परिवर्तित होता है, लेकिन चौथे से चौथा ही बना रहता है, पर बस चौथे के प्रारंभ से लेके अंत तक चलता है। कब चलता है, जब यहाँ चौथा काल आया, जब यहाँ आर्यखंड में चौथा काल प्रारंभ हुआ, ठीक है, अवसर्पणी का चौथा काल प्रारंभ हुआ, तो यहाँ म्लेच्छ खंडों में भी अवसर्पणी के चौथे काल की प्रारंभ की स्थिति, यहाँ अपन एक स्टार्टिंग पॉइंट लेके चल रहे हैं, ये तो अनादि से चल ही रहा है क्रम, तो यहाँ पे भी अभी चौथे काल के स्टार्टिंग की स्थिति प्रारंभ हुई। मतलब आयु है 1 कोटि पूर्व, शरीर की ऊंचाई है अपने 500 धनुष, 525 धनुष, 500 धनुष नॉर्मल अपन समझते हैं, इतनी है। फिर क्या होता है, यहाँ चौथा काल समाप्ति की तरफ आता है, तो यहाँ पे भी वो धीरे धीरे आयु भी कम हो रही है, हाइट भी कम हो रही है। ये स्थिति म्लेच्छ खंडों में भी हो गई कि आयु रह गई है 120 वर्ष और हाइट रह गई है समझ लो 7 हाथ की, ठीक है, ये हाइट रह गई है। अब क्या होता है कि यहाँ पर आता है 5वां काल, यहाँ 5वां काल प्रारंभ हो गया, आर्यखंड में 5वां काल प्रारंभ हो गया। अब म्लेच्छ खंड में 5वां काल नहीं आएगा, तो फिर क्या होगा कि म्लेच्छ खंड में ये जो चौथे काल के अंत की परिस्थिति थी, यानी जीवों की हाइट, जीवों की आयु और जो भी परिस्थितियां हैं, बुद्धि वगैरह, वो सब उस पे ही कांस्टेंट हो जाएंगी, उतने में रुक जाएंगी। अब वहां पर जब यहाँ 5वां काल चल रहा है, तो वहां जीवों की आयु हुई 120 वर्ष, हाइट जो भी है 7 हाथ से ज्यादा भी है, अपन उतनी मान के चल रहे हैं अभी, तो वो उतनी पे यहाँ स्थिर हो गया। अब यहाँ क्या होगा, आर्यखंड में 5वें के बाद छठा काल आएगा, आर्यखंड में 5वें के बाद छठा काल आएगा, तो म्लेच्छ खंड में क्या होगा, म्लेच्छ खंड में कुछ नहीं होगा, वही
चौथे काल के अंत की परिस्थिति वहां बनी रहेगी। फिर यहाँ आर्य खंड में प्रलय होगी। छठे काल के अंत में प्रलय होती है, अवसर्पणी के छठे काल के अंत में प्रलय होती है। म्लेच्छ खंड में क्या होगा? कोई प्रलय नहीं होगी, वो चौथे काल के अंत की परिस्थिति वहां बनी हुई है। फिर आर्य खंड में उत्सर्पणी का पहला काल आएगा। म्लेच्छ खंड में क्या होगा? कुछ नहीं, वही चौथे काल के अंत की स्थिति बनी हुई है। फिर यहाँ उत्सर्पणी का दूसरा काल दुखमा आएगा, तो भी यहाँ वही स्थिति चौथे काल के अंत की बनी हुई है। फिर यहाँ पर उत्सर्पणी का तीसरा मतलब दुखमा सुखमा काल आएगा। तो जब यहाँ ये दुखमा सुखमा काल आएगा, तब जैसे ही वो काल प्रारंभ होगा और वो काल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो यहाँ म्लेच्छ खंडों में और साथ में विजाट पर्वत पे भी वो काल वापस से जीवों की ऊंचाई बढ़ना चालू हो जाएगी, जीवों की आयु बढ़ना चालू हो जाएगी, बुद्धि बढ़ना चालू हो जाएगी। यहाँ पर भी फिर उत्सर्पणी यानी वृद्धि चालू हो जाएगी। और फिर जैसे ही यहाँ तीसरे काल का अंत होगा, कर्म भूमि का एंड, उत्सर्पणी का तीसरा काल वो कर्म भूमि का लास्ट काल है। ठीक है, उत्सर्पणी का तीसरा मतलब नाम से देखें आप, दुखमा सुखमा काल, उसी में तीर्थंकर होते हैं। तो वो जब काल अंत होगा, तो उस काल के अंत की स्थिति यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी, वो स्थिर हो जाएगी। यानी जीवों की हाइट 500 धनुष, आयु 1 कोटि पूर्व, वो यहाँ म्लेच्छ खंडों में और विजाट पर्वत पर उतनी जाके वो स्थिर हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर अब भोग भूमि होगी आर्य खंड में। पहले दुखमा सुखमा नहीं, पहले सुखमा दुखमा, फिर सुखमा और फिर सुखमा सुखमा, ऐसे यहाँ भोग भूमि आएगी आर्य खंडों में। और यहाँ पर क्या होगा? म्लेच्छ खंडों में विजात पर्वत पे भोग भूमि नहीं होगी, वही चौथे का यानी उत्सर्पणी का तीसरा कहो, उसके अंत की स्थिति वो वहां पर कांस्टेंट बनी रहेगी। फिर यहाँ पे उत्सर्पणी पूरा होगा और अवसर्पणी प्रारंभ होगा, तो फिर से वही अवसर्पणी के पहले में वही भोग भूमि, दूसरे में भोग भूमि, तीसरे में भोग भूमि, और फिर जब अवसर्पणी का चौथा आएगा, तो फिर यहाँ परिवर्तन वापस से चालू हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? ये म्लेच्छ खंड में और विजात पर्वत पे ये व्यवस्था रहती है। मतलब कथनचित काल परिवर्तन होता भी है, कथनचित नहीं भी होता, ऐसे आद्वाद है। 6 काल रूप से परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चौथे काल के प्रारंभ से अंत, अंत से प्रारंभ, प्रारंभ से अंत, अंत से प्रारंभ, इतना परिवर्तन यहाँ पर म्लेच्छ खंडों में होता है। ठीक है, तो वो चौथा काल वहां बना रहता है, तो वहां पर भी फिर विकलेंद्रीय जीव, क्योंकि जहां कर्म भूमि है तो वो वहां उस तरह से वो पाए जाते हैं। ये जो 5 म्लेच्छ खंड है, इनके कुछ नाम भी होते हैं अलग अलग, या इनको सिर्फ म्लेच्छ खंड ही बोलते हैं? म्लेच्छ खंड ही बोलते हैं, दक्षिण वाला, उत्तर में मध्य वाला, ऐसा ही, नाम तो नहीं मिलते ऐसे खास। तेजिंद्र ज्योति मैम, आप ये अभी जो समझाए, ये जो ये काल जो समझाए थे आप अभी, तो अभी हम लोग फिर कौन से काल में है? हम अभी अवसर्पणी के 5वें दुखमा काल में है। अवसर्पणी काल का 5वां जो काल है दुखमा, वो काल अभी यहाँ चल रहा है। अभी फिर सबका दुखमा दुखमा चल रहा है अभी, मतलब कि दुखमा दुखमा नहीं, केवल दुखमा, सिंगल दुखमा, दुखमा अभी सबका चल रहा है। हाँ, वापस फिर दुखमा के बाद फिर वापस दुखमा दुखमा आएगा। हाँ हाँ हाँ, ओके। और फिर देखिए, तो इस तरह से, और कुछ बोल रहे हैं सेजल? इस तरह से ये जो कर्म भूमि और भोग भूमि है, तो ये तो अभी अपन ने देखा है कि भरत और ऐरावत क्षेत्रों में कर्म भूमि भी होती है, भोग भूमि भी होती है। जो उनके आर्य खंड है वहां कर्म भूमि भी होती है। तो जब जब वहां कर्म भूमि होती है, तब तब विकलेंद्रीय जीव वहां उत्पन्न हो जाते हैं, और जैसे ही भोग भूमि प्रारंभ होती है, तो वैसे ही विकलेंद्रीय जीव समाप्त हो जाते हैं। और जैसे ही भोग भूमि से कर्म भूमि प्रारंभ होने लगती है, अवसर्पणी के तीसरे से चौथा काल आने लगता है, तो धीरे धीरे विकलेंद्रीय जीव उत्पन्न हो। जैसे अभी अपने सर्दियों में ऐसा समझो, सर्दी गर्मी जैसे बदलती है, तो जैसे ही ठंड आने लगती है, एकदम से सब चींटियां वीटियां ऐसे गायब सी हो जाती है,
और अब जैसे ही गर्मी आने लगती है, एकदम से मक्खी मच्छर चींटियां वापस से, यद्यपि एकदम गायब तो अपने नहीं होते, कुछ कुछ तो आते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसका आइडिया लगाने के लिए। तो ऐसे ही भोग भूमि कर्म भूमि में भी इस तरह से विकलेंद्रीय जीव उत्पन्न होते हैं कर्म भूमि में, और भोग भूमि में फिर नहीं रहते हैं। और जो विधेय क्षेत्र है वहां हमेशा कर्म भूमि, और उसमें भी चौथे काल की परिस्थिति विधेय क्षेत्र में सदाकाल बनी रहती है। तो जो ढाई द्वीप है, तो ढाई द्वीप में इस तरह से 5 मेरु संबंधी, 5 तो भरत क्षेत्र हैं और 5 ही ऐरावत क्षेत्र हैं और 5 ही विधेय क्षेत्र हैं। देखिए ढाई द्वीप, ये ढाई द्वीप का नक्शा है, दिख रहा है आप लोगों को। ये बीच में जम्बू द्वीप है, फिर ये धातकी खंड द्वीप है, और फिर ये आधा पुष्कर द्वीप है। ये चारों तरफ बाहर मानुषोत्तर पर्वत बनाया है जो ये इस पुष्कर द्वीप को आधा करता है। तो यहाँ पर ये जम्बू द्वीप में ये जो विधेय क्षेत्र है, ये विधेय क्षेत्र इधर और इधर, ये पूरे को एक गिना, पूर्व विधेय पश्चिम विधेय, पूरे को, पूरी जो 32 नगरियां हैं उनको एक विधेय गिना। तो एक विधेय क्षेत्र जम्बू द्वीप का, फिर एक विधेय क्षेत्र इधर धातकी खंड के पूर्व में अचल मेरु संबंधी, फिर धातकी खंड के पश्चिम में, नहीं ये विजय मेरु संबंधी, फिर ये अचल मेरु संबंधी, और फिर एक विधेय क्षेत्र पुष्करार्ध द्वीप में मंदर मेरु संबंधी, और दूसरा 5वां विधेय क्षेत्र ये विद्युन्माली मेरु संबंधी पुष्करार्ध द्वीप के पश्चिम में, ये 5वां। इस तरह से 5 विधेय क्षेत्र, और ऐसे ही 5 भरत, एक जम्बू द्वीप में सुदर्शन मेरु संबंधी, 2 धातकी खंड में विजय और अचल मेरु संबंधी, और 2 ही पुष्करार्ध द्वीप में। ये कहलाती हैं 15 कर्म भूमियां। ये सब मिला के कहलाती हैं 15 कर्म भूमियां। तो इनमें भी हमने, ये तो स्थूल कथन है 15 कर्म भूमियां, उनमें भी पर्टिकुलर विकलेंद्रीय जीव कहाँ हो सकते हैं कि भरत और ऐरावत क्षेत्रों के आर्य खंड में ही, जहाँ आर्य में और मृष में, मतलब ये इन पूरे भरत और ऐरावत क्षेत्रों में विकलेंद्रीय जीव पाए जाएंगे। ठीक है, जहां जहां कर्म भूमि है। अब एक जो है कि स्वयंभू रमण समुद्र और आधा स्वयंभू रमण द्वीप, वहां पर भी क्या है, कर्म भूमि है। तो वहां का, इसके बाद में उस दिन बताया था मैंने आपको, मानुषोत्तर पर्वत के बाद, और जो स्वयंभू रमण द्वीप है, स्वयंभू रमण द्वीप में एक पर्वत पड़ा, उसका क्या नाम है? स्वयंभू रमण द्वीप में जो एक पर्वत है जो उसको डिवाइड करता है, उसका नाम क्या है? स्वयंप्रभ पर्वत। वो भी मानुषोत्तर पर्वत की जैसे चूड़ी के आकार का, इस तरह का गोलाकार पर्वत है। तो मानुषोत्तर पर्वत से लेके स्वयंप्रभ पर्वत तक बीच में असंख्यात द्वीप समुद्रों में क्या स्थिति है? असंख्यात द्वीप समुद्रों में, बोले मीना चाची। जगन्य भोग भूमि। जगन्य भोग भूमि। जगन्य भोग भूमि का मतलब क्या है कि तीसरा जो काल है अवसर्पणी का, वैसी परिस्थिति रहती है। अब उसकी भी चर्चा की जगन्य भोग भूमि में क्या होता है, उत्तम भोग भूमि में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर है कि उत्तम भोग भूमि में 3 दिन के अंतर से आहार लेते हैं, 3 पल्ले की आयु उत्कृष्ट आयु होती है, 3 कोस का उत्कृष्ट शरीर होता है। मध्यम भोग भूमि में 2 दिन के अंतर से आहार लेते हैं, 2 कोस का शरीर होता है और 2 पल्ले की आयु होती है। और जगन्य भोग भूमि में 1 कोस का शरीर होता है, इतना लंबा, 1 कोस जितना, 1 कोस का शरीर होता है, 1 दिन के अंतर से आहार लेते हैं। ठीक है, और आयु है वो 1 पल्ले की होती है। तो वहां जगन्य भोग भूमि वाली परिस्थिति बीच के असंख्यात द्वीप समुद्रों में बनी रहती है। रहता कौन है वहां पर? मनुष्य और तिर्यंच सब रहते हैं क्या? मनुष्य तो ढाई द्वीप के बाहर नहीं पाए जाते, तो तिर्यंच रहते हैं। तिर्यंचों की इतनी सारी भोग भूमियां, तिर्यंच भोग भोगते हैं, युगल या तिर्यंच उत्पन्न होते हैं, इतने तिर्यंच हैं। मतलब आप समझो कि तिर्यंच भी धर्म पुण्य करने वाले कम नहीं है, जितने भोग भूमियों में स्वर्ग भी जाते हैं। मनुष्य तो कितने से हैं। तो वहां तिर्यंचों की जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था वहां पर होती है। और उसके बाद में जो स्वयंप्रभ पर्वत के बाद जो आधा स्वयंभू रमण द्वीप है और पूरा का पूरा स्वयंभू रमण समुद्र है, वहां पर कर्म भूमि है। इसका मतलब क्या है?
कौन से काल जैसी व्यवस्था रहती है? कर्म भूमि है, ये तो अपन ने देख लिया था। अब कर्म भूमि है तो कौन से काल वाली व्यवस्था वहां रहती है? तो वहां पांचवा काल जैसा अपना अभी चल रहा है ना, पांचवे काल जैसी व्यवस्था वहां पर रहती है। मतलब व्यवस्था का मतलब क्या है कि जीवों की आयु, हाइट और जो भी स्थितियां हैं, हाइट तो क्या वहां पे उत्कृष्ट अवगाहनाएं भी पाई जाती है, पर आयु संबंधी जो बात है वो वहां उस तरह से रहती है। और कर्म भूमि क्यों कह रहे हैं वहां पर, भोग भूमि क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म भूमि में ही जीव चौथे गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थान प्राप्त कर सकता है। भोग भूमि में और देव और नरक गति में चौथे से ऊपर का गुणस्थान नहीं हो सकता। और वहां कर्म भूमि है, ये बता के क्या बताया जा रहा है कि वहां पर जीव चौथे से ऊपर गुणस्थान वाले भी होते हैं। कौन से जीव होते हैं? छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 12वां गुणस्थान भी होता है क्या? कि वहां तो तिर्यंची है, और तिर्यंचों में मैक्सिमम 5 गुणस्थान हो सकते हैं। तो वहां स्वयंभू रमण समुद्र में पंचम गुणस्थान वर्ती तिर्यंच, बड़ी बड़ी मछलियां पंचम गुणस्थान वर्ती वहां पर पाई जाती है। इसका मतलब है कर्म, कर्म मतलब अपने को ऐसा लगता है ना, वहां कर्म भूमि कहने का क्या मतलब है? तो एक तो बात ये कि वहां कल्प वृक्ष नहीं है, कर्म भूमि है इसका मतलब कल्प वृक्ष नहीं है। जहां भोग भूमि है वहां कल्प वृक्ष है, युगलिया उत्पन्न होते हैं। और जो हाइट वगैरह, आयु वगैरह है वो भोग भूमि के हिसाब से है। और यहाँ कर्म भूमि है तो यहाँ पंचम काल के हिसाब से आयु और कल्प वृक्ष नहीं होंगे, युगलिया उत्पन्न नहीं होंगे। जीव पुरुषार्थ करे तो सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही सकता है। जीव मतलब वो जो तिर्यंच है वहां के पंचम गुण स्थान, आप सोचो तिर्यंच, और वहां पंचम गुण स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं। कौन जाता है वहां उपदेश देने? कैसे होता है कि सब शिवोपम सम्यक दृष्टि स्वयं ही समझ लो। यद्यपि वहां देवादि का गमन तो होता ही है, व्यंतर देवों के भी वहां सब जगह वहां तक निवास स्थान है, लेकिन वो स्वयं ही शिवोपम सम्यक दर्शन के माध्यम से, सम्यक दर्शन सहित जन्म हो सकता है क्या वहां स्वयंभू रमण समुद्र में और द्वीप में? सम्यक दर्शन सहित एक भी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि तिर्यंच ही होते हैं। और तिर्यंच सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दर्शन शुद्धा, नारक, तिर्यक, नपुंसक, स्त्रीत्वानी, दुष्कुल, विकृतल, पायु, व्रजंती, नाप्य व्रतिका वहां उत्पन्न नहीं होते हैं। आखिरी समुद्र, दरिद्रताम च व्रजंती। बोलिए अंकल। आखिरी समुद्र के बाद चारों कोनों में भी तो ये हाँ, कर्म भूमि जो होती है। समुद्रों के बाद जो कोने बचते हैं, क्योंकि मध्य लोक है चौकोर, एक राजू बाय एक राजू का, और जो द्वीप समुद्र है वो गोलाकार है, तो कॉर्नर्स बच जाएंगे। चौकोर चीज में अपन गोला बनाएंगे तो कोने बच जाएंगे ना, तो वहां पे भी कर्म भूमि ही है, भोग भूमि वहां पर नहीं है। अब कल अपन देखेंगे कि वहां पर वो कर्म भूमि है, तो वो जो वहां विकलेंद्रीय जीव हैं, वो विकलेंद्रीय जीव कितने बड़े बड़े होते हैं, कितने छोटे छोटे होते हैं, वो अपन कल देखेंगे। बोलिए आशा, क्या समय हो गया? इसका इसका मतलब मलेच्छ खंडों में विकलेंद्रिय नहीं है? नहीं, म्लेच्छ खंड में भी कर्म भूमि है, मैं और कंफर्म देख लूंगी। कर्म भूमि है तो विकलेंद्रिय होने ही चाहिए, क्योंकि है तो कर्म भूमि ना वहाँ चौथा काल में। आपने पर नहीं फिर लिखा भी और पढ़ा एक बार कंफर्म मैं देख लूंगी। जो कभी पढ़ाया था ना, जगत प्रकृति से कहते हैं बोलिए विनीता आंटी। दीदी आपने कहा पांचवे काल जैसा काल होता है, चौथे का क्यों मना करा? देखो, एक तो कारण ये है कि आगम में ऐसा ही कहा है। अच्छा, आगम में ठीक यही है, कहा फिर है कि ठीक है, वहाँ ये यही काल वर्तता है, ठीक है, ठीक चौथा है। काल मैंने नहीं सोचा, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, ऐसा ही है, ठीक, व्यवस्था ऐसी है। ठीक है दीदी। क्योंकि ये करणान योग होता है ना, इसको अहेतुवाद आगम कहते हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? हमने अपने मन से नहीं कहा। जैसा भगवान भगवान ने ऐसा क्यों बताया? कि भगवान ने भी बताया है क्योंकि उन्होंने बनाया नहीं है, उन्होंने अपने ज्ञान में जाना कि वहां ऐसा काल वर्तता है, तो उन्होंने दिव्य ध्वनि में बताया, वैसा आचार्य ने लिखा, वैसा हम पढ़ के वांच रहे हैं कि ऐसा वर्तता है। किसी का कोई बनाने बनाने वाली व्यवस्था वहां पर है ही नहीं। पूर्णिमा आंटी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं, हमारा बाइबल वो खत्म हो रहा है ना, इसलिए मैं बोली अपने आप कैसे का खत्म हो गया भाई। ठीक, चलिए, तो इस तरह से ये सब प्रकरण समझ के, मतलब ये भी जो रचनाएं हैं करणान योग की और लोक की, इसको समझ के कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, कैसे कैसे, अभी इससे
इसके समझ लो निकलते हैं, विचार करें कि इतने विचार करें हम बैठ के, इतने सारे संख्यात द्वीप समुद्रों में तिर्यंश हैं और भोगभूमि है, तो भोगभूमि आजीव मर के कहाँ जाते हैं सारे के सारे, कितने तिर्यंश भवनत्रिक में और पहले दूसरे स्वर्ग में जाते हैं, आप सोचो। असंख्यात तिर्यंश हैं, ये असंख्यात द्वीप समुद्रों में कोई गिनती के थोड़ी ना होंगे तिर्यंश, सब संघी पंचेंद्रिय वहां उत्पन्न होते हैं। और भोग भूमि के जीव मर के नियम से देवगति में ही जाते हैं, मिथ्या दृष्टि है तो विकलेंद्रिय में, और सम्यक दृष्टि है तो पहले दूसरे स्वर्ग में। तो अपने को ऐसा लगता है स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए, अरे स्वर्ग तो तिर्यंचों को यूं ही मिलता है, और भोग भूमिया भी कितनी मिल रही है तिर्यंचों को, नहीं मिलता है तो क्या नहीं मिलता है, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। इस स्वर्ग वर्ग मिलना कुछ दुर्लभ नहीं है, कितनी बार प्राप्त कर लिया। एक ये अपना रत्नत्रय प्राप्त नहीं किया, रत्नत्रय प्राप्त किया होता तो इधर उधर भटक रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अपने स्वरूप से बेखबर है, अनजान है। जिसको अपने घर का पता होता है वो भटकता नहीं है, वो अपने घर जाता है सीधा। तो हम अपने घर से भटके हुए हैं, अपने घर को पहचाने, निज घर में आए, इसी भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। जिनवाणी स्तुति कोई बोल पाएंगे? जिनवाणी स्तुति है कोई इंटरेस्टेड? बोलिए पूर्णिमा आंटी। पहले 1 मिनट में कर, मैं शेयर करती हूँ। कुछ पर बोलिए आंटी। मुक्ति में व्याप्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा, अबध स्पष्ट आनंद नियत जीवन हमारा है, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अहो उते पाद मेरे पे ध्रुव जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।